जय हिंद। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज जीएस प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज हम लोग का ऐसा जीएस रहेगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। आप इसको बिना विलंब के डेट्स देखिए। हाँ, आपको हम एक सूचना दे दें कि जीएस प्रैक्टिस सेट जो होता है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमको यह पता चल जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार की जीएस या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और बिना विलंब किए स्टार्ट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहाँ की गई थी। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहाँ की गई थी। 4 विकल्प है, आप इसको लिख लीजिए। पहला विकल्प है, यहाँ देखिए, कुरुक्षेत्र। दूसरा विकल्प आपके सामने है मगध। तीसरा विकल्प है पाटलिपुत्र और चौथा विकल्प है कन्नौज। कन्नौज। क्वेश्चन को ध्यान से, हर्षवर्धन के समय राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहाँ की गई थी। पहला विकल्प कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र, कन्नौज। तो बदल के राजधानी कर दी गई थी कन्नौज। आपका आखिरी वाला विकल्प सही है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए और इसका डिटेल हम लोग चले जा रहे हैं कि मतलब इसमें क्या क्या है। तो हर्षवर्धन जो था किस राजवंश से पूछा जा शासक था, किस राजवंश का। तो इस राजवंश का नाम था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का ही राजा था। क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका अगर संस्थापक पूछे पुष्यभूति वंश का, तो इसका संस्थापक था वर्धन। हाँ, हर्षवर्धन को द्वितीय या दूसरा अशोक कहा जाता है। दूसरा अशोक पूछा गया क्वेश्चन है कि दूसरा अशोक किसे कहा गया है। तो हर्षवर्धन को दूसरा अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार। यह हर्षवर्धन के समय ही भारत की यात्रा किया था। तो इस क्वेश्चन से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य थे हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, हर्षवर्धन के समय दक्षिण भारत का राजा कौन था। तो दक्षिण भारत का राजा हर्षवर्धन के समय दक्षिण भारत का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। क्यों कि पुलकेशिन द्वितीय ही हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। तो इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है कि हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था। तो दक्षिण भारत का राजा था। और उत्तर भारत का राजा कौन था। हर्षवर्धन था। तो हमको लग रहा है इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। इसमें जो भी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक थे हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला नीति थी। क्वेश्चन है, किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला नीति थी। तो विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है मराठा, दूसरा विकल्प है ब्रिटिश, तीसरा है मुगल और चौथा है आपका नायक। तो देखिए, गुरिल्ला या छापामार युद्ध की नीति मराठा द्वारा स्टार्ट किया गया था। मराठा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवाजी। शिवाजी द्वारा छापामार या गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग
मतलब इस्तेमाल किया गया था। हाँ, एक पॉइंट इसमें और बन सकता है, गुरिल्ला या छापामार युद्ध को लघु युद्ध भी कहा जाता है, लघु युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस तकनीकी से बनाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस तकनीकी से बनी थी? किस तकनीकी से बनी थी? तो विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है पत्थर की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी। दूसरा विकल्प आपका है हाथी दांत नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी। तीसरा विकल्प आपका है मोप लोपी ढलाई, मोप लोपी ढलाई। और चौथा है कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी यह मोप लोपी ढलाई से बनी थी। अब क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो कांसे की नर्तकी ये कहाँ से मिली थी? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी। नीचे की स्क्रीन कट नहीं न रही है भाई? नहीं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1922 में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। हाँ, अब इसमें हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। अब देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। तो इन दोनों को जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया? तो पिंगट महोदय, एक पिंगट महोदय थे, पिंगट महोदय द्वारा इसको जुड़वा राजधानी कहा गया। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम। क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? विकल्प आपके सामने है अमजद अजीज, अमजद अजीज। दूसरा विकल्प आपके सामने है बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल। तीसरा विकल्प आपके सामने है हसरत मोहानी। और चौथा विकल्प आपके साथ है बाल गंगाधर तिलक। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम था हसरत मोहानी। आपका कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। अब देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो 1921 में, 1921 में अहमदाबाद में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी हसरत मोहानी द्वारा। और 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो क्वेश्चन था पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो थे हसरत मोहानी, जो 1921 में अहमदाबाद में इस मांग को मतलब किया गया था। लेकिन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस मांग को भी रखा गया था। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प आप अपने सामने रख लीजिए। पहला विकल्प है गांधी जी,
दूसरा विकल्प है आपका सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा विकल्प है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और चौथा विकल्प है कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। यह सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक का कभी कभी महासचिव पूछता है, तो महासचिव, फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव का नाम था देवव्रत विश्वास, देवव्रत विश्वास। गांधी जी द्वारा भी एक स्थापना की गई थी हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो गांधी जी द्वारा। यहाँ क्वेश्चन हमारा था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। ये जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी, यह जो है छुआछूत को समाप्त करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी और 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है, लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है टैगाबन, टैगाबन। दूसरा विकल्प आपका है टुंड्राबन। तीसरा विकल्प आपके सामने अमेजन वन, अमेजन वन। और चौथा विकल्प है उत्तर पूर्वी वन, उत्तर पूर्वी वन। तो देखिए पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन वन को, यानी विकल्प कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है। एक क्वेश्चन और है, इसी में पॉइंट बन सकता है, पृथ्वी का हृदय, पृथ्वी का हृदय किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का हृदय अंटार्कटिका को कहा जाता है, पृथ्वी का हृदय अंटार्कटिका कहा जाता है और पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन है ओमान की राजधानी कहाँ? तो विकल्प आप रख सकते हैं मनामा, मनामा पहला विकल्प। दूसरा है माले। तीसरा विकल्प है मास्को और चौथा विकल्प है मस्कट। तो ओमान की राजधानी मस्कट है। मास्को किसकी राजधानी रहेगी? रूस की। माले किसकी राजधानी है? मालदीव, मालदीव, मालदीव की राजधानी माले। और मनामा जो है यह बहरीन की राजधानी है, बहरीन। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है, लेकिन हम जितनी भी राजधानी है हर देश को बता दिया गया कि मास्को की रूस की राजधानी है माले, मालदीव की राजधानी है, और नामा जो है बहरीन की राजधानी। तो इतना क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको स्पष्ट। अगला नंबर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन है। विकल्प आप ले लीजिए। पहला है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। दूसरा विकल्प है 1 अगस्त। तीसरा विकल्प है 1 मई और चौथा विकल्प है 12 दिसंबर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और इसमें देखिए ये जो 15 अप्रैल है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त जो है पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। और 12 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को। हमको लग रहा है क्वेश्चन हमारा था भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। तीसरा विकल्प सही है। हम सबको देख लिए, 1 अगस्त को पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं। क्वेश्चन है किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं। विकल्प आपके सामने है बीकानेर, बीकानेर। दूसरा विकल्प है अजमेर। तीसरा विकल्प आपके सामने उदयपुर और चौथा विकल्प है जयपुर, जयपुर। तो क्वेश्चन था किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा की गई थी, महाराणा उदय सिंह ने की थी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो उदयपुर को सफ़ेद शहर कहा जाता है। इसको उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। हाँ देखिए जयपुर जो है, जयपुर को गुलाबी शहर या गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी नगर या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अजमेर जो है हिंदू मुस्लिम का तीर्थ स्थल है, यानी अजमेर में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग तीर्थ स्थल के लिए जाते हैं, मशहूर है। उदयपुर सफ़ेद शहर हो गया और जयपुर गुलाबी शहर हो गया। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्वेश्चन है USA या संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। विकल्प आपके सामने है टेबल टेनिस, पहला विकल्प है टेबल टेनिस। दूसरा विकल्प है हॉकी। तीसरा विकल्प है बेसबॉल और चौथा विकल्प आपके सामने बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो हमसे पूछा USA यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठीक। टेबल टेनिस ये कहाँ का है, चीन का, चीन का राष्ट्रीय खेल। हॉकी भारत पाकिस्तान दोनों का है हॉकी। अच्छा, बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो मलेशिया, मलेशिया बैडमिंटन। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आइए, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघाई महोत्सव किस राज्य में
किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम विकल्प आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प आपका है मेघालय, चौथा है असम। स्क्रीन उधर की सही दिखाई दे रही है ना भाई? हाँ ठीक है, चलिए। तो संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर रहेगा मणिपुर में। मणिपुर में संघाई महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए तमिलनाडु में, यहाँ पर भी एक महोत्सव, इसको याद रख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है पोंगल। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाएगा। मेघालय में जो है बांग्ला महोत्सव, बांग्ला महोत्सव। असम में जो है बिहू पर्व। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव मनाया जाता है, मेघालय में बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है, असम में बिहू महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप इधर रख लीजिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है कर्म, दूसरा विकल्प है अहिंसा, तीसरा विकल्प है वैराग्य, चौथा कोई नहीं। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। आपको मालूम होगा कि जैन धर्म में कुल मिला के 5 महाव्रत दिए गए हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 1, 2, 3, 4, 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में से। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या? तो अहिंसा है। अब यह जैन धर्म में कुल मिला के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो सत्य का मतलब सही, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब धन एकत्रित न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सदा जीवन व्यतीत करना। तो यह जो 4 थे यह पहले थे। ये 5वां जो महाव्रत था यह महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी द्वारा। और यह जो है पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म में जो कुल 5 महाव्रत हैं, जिसमें 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह दिया गया था। 5वां महाव्रत जो है जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए भाई। आगे हम बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किस शासक के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो विकल्प आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय। स्क्रीन सही है ना?
पहला विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा विकल्प आपके सामने श्रीगुप्त। तीसरा विकल्प आपके सामने समुद्रगुप्त। और चौथा विकल्प है कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि शासक के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। यानी कौन ऐसा शासक था जो विद्वानों का सम्मान करता था, उसके दरबार में नवरत्न में शामिल विद्वान थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसके दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। श्रीगुप्त जो है, यह जो है हम विकल्प के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, लेकिन देखिए जो श्रीगुप्त है यह किस वंश का संस्थापक है, तो यह हो जाएगा आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया है, नेपोलियन कहा गया है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ, यह जो नवरत्न विद्वान जो हैं इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, जिसे में धनवंतरी हो गए, कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, कालिदास हो गए, बरूची हो गए, और आपका बराहमिहिर हो गए, बराहमिहिर इत्यादि विद्वान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। हम विकल्प आपके सामने दे रहे हैं। पहला है खिलजी वंश, खिलजी। दूसरा है लोदी। तीसरा है सैयद वंश। और चौथा है तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली सल्तनत का किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, तो खिलजी वंश, यानी पहला विकल्प सही है। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले तुगलक वंश थे, यानी सबसे लंबा, यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे लंबा समय। अच्छा, लोदी वंश का संस्थापक भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका संस्थापक था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। और सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खान था, खिज्र खान। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत का किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो खिलजी वंश जो था सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश शासन किया था। सैयद वंश जो विकल्प में था, इसका संस्थापक खिज्र खां है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। यह जो दिल्ली सल्तनत में राजवंश का क्रम कभी कभी पूछता है, तो क्रम में देखिए ममलूक वंश, या इसको गुलाम वंश भी कह सकते हैं। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यह दिल्ली सल्तनत के राजवंश के क्रम है। इसी क्रम में गद्दी पर बैठे थे। ममलूक वंश यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है लोथल, दूसरा विकल्प है कालीबंगा, तीसरा विकल्प है धौलावीरा और चौथा विकल्प है मोहनजोदड़ो। तो विकल्प में क्या करा, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम, तो हड़प्पा की बंदरगाह का नाम था लोथल। यह जो विकल्प कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। यह जो धौलावीरा, इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों या प्रेतों का टीला,
मृतकों का टीला। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमसे एक क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम बताइए थी, तो लोथल हो गया। लेकिन जो विकल्प 3 और थे उसके बारे में हम लोग जान लिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चोरी, धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन इधर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में, क्वेश्चन है बंगाल में खाली स्थान आंदोलन के दौरान, बंगाल में खाली स्थान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला, लाल हरा पीला की डिजाइन किया था। क्वेश्चन है बंगाल में खाली स्थान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया था। तो विकल्प आपके सामने है खिलाफत, अगला विकल्प है सविनय अवज्ञा, अगला विकल्प है आपका स्वदेशी, और अगला है डांडी। तो देखिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो था लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प तो तीसरा सही हो गया। अब देखिए जो खिलाफत आंदोलन है यह 1919 में मुस्लिम समुदाय में एकता का प्रतीक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह गांधी जी द्वारा 1930 में स्टार्ट किया गया था, जब गांधी जी 11 सूत्री मांग किए थे। इसको अंग्रेज द्वारा नकार दिया गया तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। डांडी मार्च जो है यह भी शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट किया गया। तो हमको लग रहा है पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खलीफा की अस्थायी शक्ति के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति बनाई गई थी। यानी क्वेश्चन है खलीफा की शक्ति को अस्थायी बनाने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। पूछ रहा है कब। तो विकल्प है 1919, विकल्प है 1931 और है 1909, अगला है 1930। तो इसका देखिए हम लोग अभी कर चुके खिलाफत 1919, पहला क्वेश्चन इसके पहले हो गया था। तो खलीफा की शक्ति को अस्थायी बनाने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1919 में। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यह जो खिलाफत कमेटी बनी थी, कभी कभी इसके सदस्य पूछा जा सकता है। तो खिलाफत कमेटी की जो सदस्यता है हम इधर लिख दे रहे हैं। पहले थे हकीम अजमल खान, दूसरा जो थे मौलाना आज़ाद, तीसरा व्यक्ति जो इससे संबंधित थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों लोगों को मिलाकर अली बंधु भी कहा जाता है। और एक थे हसरत मोहानी। तो खलीफा की शक्ति को अस्थायी बनाने के लिए जो बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1919 में, इसके जो सदस्य थे हम लोग सदस्य भी देख लिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जिसको लेना भाई ले लीजिए।
हाँ, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था? विकल्प आपका है 7 है, 8 है, 6 है और है आपका 5। तो इसका आंसर होगा 6। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था। यह आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा शिखर कौन है? विकल्प आपके सामने है दोदा बेटा, अगला विकल्प है पंचमढ़ी, अगला विकल्प है गुरु शिखर और अगला है अनाईमुदी। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची शिखर पूछ रहा है ना, तो यह गुरु शिखर है। दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दक्षिण भारत जिसमें अन्नामलाई है, दक्षिण भारत में एक पर्वत है अन्नामलाई, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। हाँ, साथ ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तभी अनाईमुदी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? कौन सी घटना की प्रतिक्रिया ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो विकल्प आपके सामने है। पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा विकल्प है बेबेल योजना, तीसरा विकल्प है साइमन कमीशन और चौथा विकल्प है क्रिप्स मिशन। तो कौन सी घटना की प्रतिक्रिया ने भारत में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था? तो यह आपका विकल्प हो जाएगा क्रिप्स मिशन। यह 1942 में आया था। इसी के विरोध में, इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा आंसर चौथा जा रहा है विकल्प। अब देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था, इन सबों का सन भी पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिए इसी लगे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1945 में बेबेल योजना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो हमको लग रहा है सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी हो जाती है जब सरकार की हिस्सेदारी होती है। कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी कब होती है? जब सरकार की हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदारी पूछ रहा है। तो विकल्प आपके सामने है कम से कम 51%, कम से कम 51%। यानी क्वेश्चन है कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी होती है कब? जब सरकार की हिस्सेदारी उसमें होती है। तो देखिए कम से कम सरकार की हिस्सेदारी जब 51% होती है, कि कम से कम जब 52% होती है, कि कम से कम 25% होती है, कि कम से कम
41% होती है, यह विकल्प है। तो देखिए कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तब हो जाती है जब सरकार की हिस्सेदारी उसमें कम से कम 51% होती है, तो सरकारी कंपनी होती है। तो हमको लग रहा है इतना क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इधर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली संस्था। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली संस्था का नाम पूछ रहा है। करने वाली संस्था कौन है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है सिडबी, दूसरा विकल्प नाबार्ड, तीसरा विकल्प है आपका एक्सिस बैंक और चौथा है आरबीआई। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में वित्त पोषण का काम करने वाली संस्था जो है नाबार्ड बैंक है। इसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से विकल्प कौन सा? दूसरा वाला सही है। हाँ, सिडबी जो है इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहा जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। जो एक्सिस बैंक है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण जो इसका है 1949 में किया गया था। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन है हॉलमार्क लोगों का उपयोग, हॉलमार्क लोगों का उपयोग कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कृषि उत्पाद, दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, तीसरा विकल्प है जेवर और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए हॉलमार्क लोगों का प्रयोग जेवर यानी जो आभूषण होते हैं उस पर किया जाता है, और कृषि उत्पाद के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। एग मार्क लोगों का प्रयोग कृषि उत्पाद के लिए, हॉलमार्क लोगों का प्रयोग जेवर यानी जो आभूषण होते हैं उसके उत्पाद के लिए किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लीजिए भाई। बस आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में? विकल्प आपका है भाग 4A, दूसरा है भाग 3, अगला विकल्प है भाग 2 और अगला है भाग 4। तो देखिए हमसे पूछा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। भाग 3 में जो है ये आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? विकल्प है आपके सामने आर्टिकल 110, दूसरा है आर्टिकल 112, अगला है आर्टिकल 111 और अगला है आर्टिकल 100। हाँ, तो देखिए धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? तो आर्टिकल 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। आर्टिकल 112 जो है बजट से संबंधित है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण।
आर्टिकल 111 जो है राष्ट्रपति का वीटो पावर है, राष्ट्रपति का वीटो पावर। और आर्टिकल 100 है, जब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, जब उसमें कोई किसी भी विधेयक पर ही मतदान बराबर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 100 का प्रयोग करके निर्णायक मत देता है। तो हमको लग रहा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। देखिए, हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन लेके आपके बीच में आए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी पेपर होगा, कोई भी परीक्षा होगी, आपको जीएस में संबंधित जो भी समस्या रहेंगी उसका समाधान हो जाएगा। और इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि पेपर में किस प्रकार के जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह आपको जानकारी हो जाएगी। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।